नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर संपूर्ण हल लेकर के आए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से देखें और इसको समझ भी लें। देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ हमें अपना नाम लिखना होता है और यहाँ पर अपना रोल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पिताजी का नाम, साला का नाम, यहाँ पर ब्लाक का नाम और जिला का नाम, ठीक है। तो ब्लाक और जिला का नाम अपने टीचर से पूछ करके लिखेंगे और यहाँ से देखिए हमें प्रश्नों के जो है उत्तर इस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ देखिए ये इसमें दिया गया है कि अ, प्रश्न एक दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है कि संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणित ऋण 3 का मान निम्न में से किसका पूर्णांक होगा। तो जो यहाँ पर पूर्णांक होगा ऋण 3 गुणित ऋण 3, यानी ऋण 3 को हमें 3 बार गुणा करना होता है तो ऋण 9 पर हम पहुँच जाते हैं, जो कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा। इसको हम काटते हैं, किससे काट देंगे, 4 से, 4 × 12, 4 × 5 = 20, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे निकल आएगा। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से सभी प्रश्न इसमें हल दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लें और समझ भी लें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर है 3 पर 2 की घात है, बाहर 4 की, तो 4 दूनी 8 की घात टोटल हो जाती, जो बी वाले ऑप्शन में दी गई है। यहाँ पर प्रश्न चौथा दिया है कि संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यदि 5/x है उसी संख्या से 20 कम होता है तो x/5, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 यानी x/5 आ जाएगा और उसमें से 20 कम घटाएंगे तो x/20 यानी ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। और यहाँ पर देखें 7/20 का प्रतिशत रूप है तो हमें 100 बनाना होते हैं, तो ये 35% आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 20×5 = 100, 5 का गुणा कर देते हैं, 7×5 = 35 और प्रतिशत लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखें 65 अंश का मान कितना होता है, तो 65 अंश के मान में पूरक कोण का मान हमें बताना है, तो इसका पूरक है 90 से लिया जाता है। तो यदि हम 90 में से 65 घटाएं तो 25 बचते हैं, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 है अंश और 40 अंश है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और 60 और 40 100 हो जाएंगे, 100 180 में से घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक। आगे देखें, प्रश्न 8 दिया गया है, किसी से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 चौके 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर किस में दिया है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन। और 9वां प्रश्न देखिए, इन संख्याओं का बहुलक, जो संख्या अधिक बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार 4 आया है तो 4D में दिया गया है, ठीक है ना। 4 की गिनती इसमें अधिक बार आई है, इसलिए यही इसका बहुलक होगा, ठीक। चलिए प्रश्न है 10वां, यहाँ पे देखें 10वें प्रश्न में दिया है कि किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है, तो घनाभ हो घन हो इनमें शीर्षों की संख्या 8 होती है, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस शीर्षों की संख्या 8 होगी। और यहाँ से देखें प्रश्न नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के हैं और प्रश्न 11 दिया है, समीकरण हल कीजिए। 3x धन 2 बराबर 13 है, तो 13 में से 2 घटाएंगे, 3 का भाग लगा देते हैं, तो 11/3 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखें प्रश्न 12 दिया है कि यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी 5 मीटर है तो उसके घर से स्कूल और घर से आने जाने में कितनी दूरी वह तय करता होगा। तो रोहन आने जाने में 2 गुनी दूरी तय करता होगा, इसलिए हम इस दूरी में 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी आने जाने की उसकी निकल आएगी, ठीक। प्रश्न 13 दिया, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध चाय बनाने में कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होगी, यह बताना। तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, यानी दूध अनुपात पानी 1:3 है, हमने यहाँ पे 1:3 लिखा। और यदि मान लो यह बदल करके 2 लीटर दूध की चाय बनानी हो, तो यहाँ पर यदि हमने लिख दिया कि 2 लीटर दूध हो तो दूध अनुपात पानी कितना है, 1/3 है, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ दूध 2 रख देंगे, पानी पानी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ पर, पानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो पानी बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 लीटर, ठीक है। यहाँ पे देखें 0.50 को प्रतिशत में बदलना था, तो 5.05 50 लिख के सीधे बटे में दशमलव का 1 और 2 शून्य बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 50 और बटे में 100। जैसे ही बटे में 100 आते तो प्रतिशत के रूप में हम इसको 50% ऐसा लिख देंगे, ठीक। 15वें प्रश्न को समझिए।
यहाँ पे दिया गया है एक वस्तु का जो है 1000 रुपये में खरीद करके 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। हमें यहाँ पे क्या बताना है, लाभ है प्रतिशत, क्योंकि लाभ होगा इसको 1000 रुपये में खरीदी 1100 में बेच दी तो 100 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य लिख करके इसमें 1100 में से 1000 घटा देंगे तो 100 बचेगा, 100 लाभ आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का ये सूत्र होता है कि लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना, लाभ कितना हुआ 100 रुपया, तो 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 1000। तो इसमें से 1 2 3 शून्य काटेंगे, 1 2 3 10 बचेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10%। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न दिया गया है 16वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया था कि दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। जो बाह्य कोण है उसका मान बताना है। तो इसकी जो शर्त होती है हम इसमें इसकी शर्त लगा देंगे कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है ना, तो ये बाह्य कोण निकालना था, ये दो कोण दिए गए थे, तो बाह्य कोण का योग अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो बाहर है पास का कोण छोड़ दीजिए और बाहर का ये दो कोण होते हैं, इन दोनों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। तो x बराबर 60 धन 50 बराबर 110 अंश आ जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न में भी दिया गया कि समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसमें x का मान बताओ। तो ये x का मान निकालना था समद्वि बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्वि बाहु त्रिभुज की शर्त लगाना है। समद्वि बाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, ये बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने के कोण जो है बराबर माने जाते हैं। ठीक है ना, तो अब यदि इस कोण का मान 45 है तो दूसरे कोण का मान भी कितना होना चाहिए 45। ये देखिए इसका कोण मान 45 है तो इसका मान कितना होगा 45 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इन दोनों कोणों का योग यहाँ पे देखिए 45 धन 45 बराबर ये कोण कितने का निकल आएगा 90 अंश का। x का मान 90 अंश आ जाएगा। प्रश्न 18 देखें, इसमें दिए गए त्रिभुज दो त्रिभुज दिए गए हैं और ये बताना था कि ये क्या सर्वांग सम है कि नहीं है। यदि हाँ तो सर्वांग सम संबंध को यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए बी भुजा 3.5 है, तो इसमें पी आर भुजा 3.5 दी गई है और बी सी भुजा देखिए 7.1 है, तो इसमें पी क्यू भुजा 7.1 है। ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसकी शर्त होती है कि यदि किसी एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हमने लिख दिया आकृति सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि ए बराबर ये पी आर बराबर 3.5, बी सी बराबर पी क्यू बराबर 7.1 और ए सी बराबर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है इनकी संगत भुजाएं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का प्रतिबंध होता है या संबंध होता है। तो इस चिन्ह को आप यहाँ पे लगा देंगे और त्रिभुज आर पी क्यू इसके सर्वांग सम लिख देंगे, बस यही लिखना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न 19वां दिया गया है। 19वां प्रश्न में दिया गया था कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणित ऊंचाई होता है, 3 और 4 का गुणा कर दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न 20, एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। देखिए अब जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें 6 परिणाम रहते हैं, कोई एक आना है तो अनुकूल परिणाम एक इसमें दिया गया था कि 5 कैसे आएगा, तो उसकी जो अनुकूल परिणाम होंगे वो एक होंगे संभावित परिणाम, और यहाँ पे लिख देंगे अतः 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है जो कि 5 अंक का पूछा गया है। यहाँ पे देखें 5 अंक इसमें और दिया है कि मीना ने 9% वार्षिक की दर से एक वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उसने उधार लिया था। तो इसका हम सूत्र लगा देंगे कि मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज गुणित 100 बटे समय गुणित दर। ठीक है ना, और यहाँ पे जो दिया गया है कि दर दी है, समय दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन हमें ज्ञात करना था। तो इसीलिए यहाँ पे ब्याज दिया गया 45 रुपया, 100 गुणित समय दिया गया 1 वर्ष, दर दी गई 9 और इन सबका क्या कर देंगे गुणा और भाग कर देंगे। तो 9 एकम 9 9 पंचे 45, 5 गुणित 100 यानी कितना आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है ना, तो उसने कितने रुपये उधार लिए थे 500 रुपये उधार लिए थे। प्रश्न 22 देखिए,
यहाँ पे प्रश्न 22 में है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी गई थी। इनका हमें एक दंड आलेख बनाना था। तो यहाँ देखें, ये कक्षा दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या है, कक्षाओं और विद्यार्थियों की संख्याओं में दंड आलेख देखिए किस प्रकार से आपको बनाना था। बिल्कुल सरल है, इस प्रकार से आप दंड आलेख बना देंगे। ये देखिए पैमाना मानते हुए कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 विद्यार्थी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, चिन्ह बना लेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 तक चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पाँचवीं कक्षा 135 दिया गया है। वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या तो 130 और ये हो जाएगा 135, ठीक है ना। तो इसके सामने ये इसका दंड लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है, छठवीं में दिया गया है 100 कितना दिया गया है, 120 दिया गया। तो 120 के सामने तक ये दंडालेख, इस प्रकार से ये दंडालेख आपको बना देना है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को। यहाँ नीचे कक्षाएं लिखेंगे, यहाँ इनकी संख्या लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाता है पैमाना। ये दिए गए थे टोटल 22 प्रश्न। 22 प्रश्न आपने सभी प्रश्नों को समझ लिया है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे जो और भी इसके पेपर हैं वो सभी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से हल करके समझाएंगे, बताएंगे। आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं, जिससे कि आपको सभी वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको ऊपर दिखने लगेंगी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न थे, आपने सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब आपको निश्चित ही परीक्षा में यदि ये सब प्रश्न आते हैं तो आपको निश्चित ही ये सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।